नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश पांडे द बीएनपी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। इससे पहले हम लोगों ने स्रोत, अनुसूची और प्रमुख भागों को देख लिया है। ये चौथी वीडियो हमारी आपके सामने आएगी जिसमें हम भारत के संविधान की प्रस्तावना के बारे में चर्चा करेंगे। मैं ओम प्रकाश पांडे, जो कि जीएस के कोर्स को आगे बढ़ा रहा हूँ आप सबके सहयोग से, आप सबके साथ से। आइए देखते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना। ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, सीधे हम प्रस्तावना पर चलते हैं। प्रस्तावना क्या है दोस्तों? जिन मूल आदर्शों की हम बात करते हैं संविधान में, उसी मूल आदर्शों को प्रस्तावना में सन्निहित कर दिया गया है, समाहित कर दिया गया है। तो अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे कि प्रस्तावना किसे कहते हैं, तो संविधान में उल्लिखित उन सभी मूल आदर्शों को हम प्रस्तावना कहते हैं, जो क्या है, हमारे संविधान में सन्निहित है। तो उन्हीं के कुछ हिस्सों को या समस्त हिस्सों को हमने प्रस्तावना में क्या कर दिया दोस्तों, समाहित कर दिया है। तो हम कह सकते हैं कि मूल आदर्श या उन मूल आदर्शों को जिसे संविधान में समाहित किया गया है वो क्या है, एक प्रकार की प्रस्तावना का भाग है। तो प्रस्तावना ये होता है। अब हम समझेंगे कि दोस्तों संविधान का निर्माण कैसे हुआ। तो आपको पता होगा कि एक कैबिनेट मिशन थी, ठीक है। कैबिनेट के मिशन के माध्यम से संविधान सभा गठन किया गया था, ठीक, जुलाई 1946 में। तो संविधान सभा द्वारा एक संविधान सभा था जिसका गठन किया गया था 1946 में। संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण किया जाता है दोस्तों। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। अगर आपसे कोई पूछे संविधान निर्माण कैसे हुआ था, तो आप कहेंगे कि जुलाई 1946 में संविधान सभा के द्वारा क्या हुआ था, संविधान का निर्माण हुआ था। दोस्तों, इसके पहले हम प्रस्तावना शुरू करें। प्रस्तावना को हम उद्देशिका भी कहते हैं, जिसे आपको पता होगा 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था, अर्थात प्रस्तुत किया गया था। क्या किया गया था? संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था। 13 दिसंबर 1946 वह तारीख है जिस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। कहाँ पे? संविधान सभा में, ठीक। और इसी के साथ इसे हम बाद में चलकर अपना, जिसे हम प्रस्तावना कहते हैं, यह वही उद्देश्य प्रस्ताव है जिसे दोस्तों आपको एक तारीख पता होना चाहिए। यह वही तारीख है जिस दिन इसे स्वीकार किया गया था। स्वीकार कब किया गया दोस्तों? तो आपको एक पता होगा, यहाँ पे एक डेट लिखा है दोस्तों, 22 जनवरी 1947। यहाँ पे क्या है दोस्तों, 13 दिसंबर, आपको दिखना नहीं दिख रहा हो सकता है, 13 दिसंबर 1946 वह तारीख है जिस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया संविधान सभा में, जिसे 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में पारित किया गया। कब दोस्तों? 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में पारित किया गया। उसके बाद दोस्तों 26 नवंबर 1949 वह तारीख है जिस दिन संविधान को अंगीकृत किया गया। चूंकि हम संविधान की बात करेंगे और संविधान के अंतर्गत ही हम प्रस्तावना की बात कर रहे हैं, अभी हम प्रस्तावना पे आएंगे। अभी हम कुछ बेसिक चीजों को जानना चाह रहे हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक। तो 26 नवंबर 1949 वह तारीख है जिस दिन भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया, और 26 जनवरी 1950 वह तारीख है जिस दिन संविधान को लागू किया गया। जब कहेगा अंगीकृत किया गया, क्वेश्चन अगर पूछता है तो आप कहेंगे 26 नवंबर 1949, लेकिन जब कहेगा किस दिन लागू किया गया तो आप कहेंगे 26 जनवरी 1950। संविधान सभा की अंतिम बैठक बहुत बार क्वेश्चन में पूछ चुका है, तो आप जान सकते हैं कि आपको पता है संविधान सभा की कई बैठकें संपन्न हुई थी। मुख्य रूप से हमको ये बस जानना है कि अंतिम बैठक कब संपन्न हुई थी। तो संविधान सभा की जो अंतिम बैठक थी वो समाप्त हुई थी 24 जनवरी 1950। तो हम कह सकते हैं कि 24 जनवरी 1950 वह तारीख है जिस दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक संपन्न हुई थी। शुरुआत में जब संविधान सभा बना था तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी वो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को क्या बनाया गया था, अस्थायी अध्यक्ष। फिर बाद में चलकर दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, और 13 दिसंबर 1946 वह तारीख है जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देशिका या प्रस्तावना। उसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, 13 दिसंबर 1946 को दोस्तों प्रस्तुत किया था। तो 9 दिसंबर अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? आप कह सकते हैं सच्चिदानंद सिन्हा। 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। और 13 दिसंबर 1946 को
वह तारीख है जिस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, एक उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया संविधान सभा में, जिसे आज वर्तमान में हम क्या कहते हैं, प्रस्तावना कहते हैं, उद्देशिका कहते हैं। आइए अब हम उस प्रस्तावना की चर्चा करते हैं जिसके लिए हम इस वीडियो को बनाए हैं, जिस टॉपिक को हम लेकर चल रहे हैं अपने परीक्षा के उद्देश्य से। आपको पता होना दोस्तों कि जो प्रस्तावना का विचार है वह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना का विचार हमने कल स्रोतों में भी चर्चा किया था कि जो प्रस्तावना का विचार है वह अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जबकि प्रस्तावना की जो भाषा है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों दोनों में अंतर कर पा रहे होंगे आप कि प्रस्तावना का जो विचार है वो अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, अर्थात मुख्य रूप से जो प्रस्तावना है वह अमेरिका से ही लिया गया है। हम अमेरिका के लोग वो कहते हैं, हम कहते हैं हम भारत के लोग। भाषा क्या है, ऑस्ट्रेलिया से। हमारी प्रस्तावना की जो शुरुआत होती है वो होती है दोस्तों, हम भारत के लोग 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। अंत में हम आपको पूरी प्रस्तावना सुना देंगे कि प्रस्तावना में क्या क्या निहित है, कौन कौन से ऐसे शब्द हैं। अभी हमको केवल जानना है कि प्रस्तावना के बारे में, उनका उद्देश्य क्या है, उनके स्रोत क्या है, उनके आदर्श वाक्य क्या है और उनकी प्रकृति क्या है। तो हम लोगों ने क्या देखा दोस्तों कि विचार अमेरिका से, भाषा ऑस्ट्रेलिया से बहुत पूछता है। शुरुआत कैसे होती थी, हम भारत के लोगों से शुरुआत होती है, ठीक दोस्तों। और 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं किसको, भारत के संविधान को। क्या प्रस्तावना। अब आई बात करते हैं हम दोस्तों, जो प्रस्तावना है उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। प्रस्तावना में का स्रोत क्या होता है, उसका स्वरूप क्या होता है और उसके उद्देश्य क्या क्या हैं। तो प्रस्तावना या उद्देश्य के हम स्रोत को और उसके उद्देश्य को समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। आइए दोस्तों, को पता होना चाहिए कि जो स्रोत है वो है हम भारत के लोग या जनता। हम भारत के लोग या जनता, अर्थात जो संविधान का प्रमुख स्रोत है, हम उस किसमें निहित है, हम में, अर्थात हम अर्थात जनता, जनता में निहित है। जनता में निहित है तो हम कह सकते हैं कि जो संविधान को शक्ति प्रदान करता है वो कौन करता है, भारत की जनता। जो संविधान को शक्ति मिल रही है वो किससे मिल रही है, भारत की जनता से। तो अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा संविधान है वह क्या है, एक प्रकार से सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है, ठीक है। जनता ने शक्ति दी संविधान को और संविधान क्या हो गया, संपूर्ण भारत में सर्वोपरि हो गया, अर्थात हम संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। तो अर्थात जो उद्देशिका का जो मुख्य स्रोत है वो है हम भारत के लोग या भारत की जनता, अर्थात जनता प्रस्तावना का प्रमुख स्रोत है संविधान को सर्वोपरि बनाने में। तो हम कह सकते हैं, ठीक, संविधान क्या है दोस्तों, सर्वोपरि है। फिर दोस्तों हम बात करते हैं, आइए बात करते हैं प्रस्तावना की कुछ उद्देशिका है। उद्देशिका क्या है दोस्तों, उद्देशिका में हम देखेंगे स्वरूप को। स्वरूप क्या होता है, ऐसे कौन कौन से स्वरूप हैं जिन्हें प्रस्तावना में जगह मिला है। आइए बात करते हैं, पहले उन शब्दों को जानेंगे, उसके बाद उनके बारे में जानेंगे। पहला शब्द दोस्तों है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो भारत है वह क्या है, एक संप्रभु राष्ट्र है। संप्रभु राष्ट्र मतलब क्या होता है, हम अर्थात भारत अपने बाह्य एवं आंतरिक निर्णय लेने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। अर्थात जब हम या हमारे भारत के लोग बाह्य या आंतरिक निर्णय लेने के लिए क्या हो, स्वतंत्र हो, तो उसे हम कहते हैं क्या, संप्रभु राष्ट्र। अर्थात अब हम किसी पर निर्भर नहीं हैं, अर्थात हमारी निर्भरता अब किसी पर है नहीं, हम अपने निर्णय स्वयं ले सकते हैं। तो जब भारत या भारत के लोग अर्थात भारत की जनता अपने बाह्य निर्णय या आंतरिक निर्णय लेने क्या हो, स्वतंत्र हो, तो उसे हम कहते हैं क्या, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। जिसे हम कह सकते हैं छोटे शब्दों में या छोटा आकार देके कि हम एक संप्रभु राष्ट्र हैं, अर्थात जो बाह्य एवं आंतरिक निर्णय लेने के लिए क्या हो दोस्तों, स्वतंत्र हो। दोस्तों ये थी क्या, भारत की पहला स्वरूप। तो पहला स्वरूप क्या था दोस्तों, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अर्थात हम क्या हैं, संप्रभु राष्ट्र हैं। दूसरा दोस्तों शब्द है वो है समाजवादी, जिसे आज हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी। यह नेहरू और गांधी की विचारधारा से क्या है, मिलता जुलता है। अर्थात हमने जिस समाजवाद को स्वीकार किया अपने भारत के संविधान में, वह नेहरू और गांधी की विचारधारा से क्या है, मेल खाता है। और उन्हीं विचारों को हमने क्या किया, जिसे वर्तमान में हम मिश्रित इकोनॉमी कहते हैं, वह क्या है, एक प्रकार से समाजवाद है।
ठीक है, अर्थात समान वितरण, कोई जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, उनका अगर हम वितरण समान तरीके से कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो समाजवाद को दर्शाता है। ये कहीं ना कहीं आप अगर ध्यान दिए होंगे तो जो कार्ल मार्क्स का जो वर्ग संघर्ष की जो विचारधारा थी समाजवाद को लेकर, उससे थोड़ा भिन्न है। अर्थात हमें कह सकते हैं कि जो समाजवादी विचारधारा जिसको हमने समाहित किया है भारत के संविधान में संशोधन करके एक स्वरूप के रूप में, हम इसमें कह सकते हैं कि यह नेहरू और गांधी की विचारधारा से कहीं ना कहीं मेल खाता है। अर्थात यहाँ क्या है, एक प्रकार की मिश्रित व्यवस्था को भी हम इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था का भी नाम देते हैं। अर्थात जहाँ पे समान वितरण की व्यवस्था को, मतलब किसी भी वर्ग को संघर्ष न करना पड़े किसी वस्तु को लेकर, उनके लिए वितरण क्या हो, समान हो। जबकि कार्ल मार्क्स क्या करते थे, वर्ग संघर्ष की बात करते हैं, ग्रुप स्ट्रगल की बात करते हैं। जबकि हमारे भारत में नेहरू और गांधी किसकी बात करते हैं, समान वितरण की। ठीक, बात करते हैं दोस्तों हम पंथ निरपेक्ष को। कभी कभी दोस्तों इसे हम धर्म निरपेक्ष भी कहते हैं। ठीक, पंथ निरपेक्ष का शाब्दिक अर्थ होता है कि ऐसा धर्म, मतलब ऐसा राज्य जिसका अपना कोई धर्म ना हो, मतलब ऐसा राज्य व्यवस्था जिसमें किसी भी राज्य का अपना कोई विशेष धर्म ना हो। अर्थात हम किसे मानते हैं, सर्व धर्म समभाव को, मतलब जहां पे सभी धर्म क्या हो, समान हो। जब हम इस दृष्टिकोण से आगे बढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि जो हमारा राष्ट्र है या हमारा जो संविधान है वह पंथ निरपेक्ष को क्या देता है, सम्मान देता है, और पंथ निरपेक्ष को आगे लेकर आता है। कभी कभी हम अपने शब्दों में, बोलचाल की भाषा में धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन प्रस्तावना में या संविधान में कहीं भी धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग नहीं किया गया दोस्तों, पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है। अर्थात ऐसी, मतलब कि जो, मतलब जिस राज्य का, मतलब कोई भी राज्य है उसका अपना विशेष धर्म नहीं होगा, वह सर्वधर्म समभाव को स्वीकार करेगा। तो उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, उसे कहेंगे हम पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष। तो हमने क्या देखा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। तीसरा है दोस्तों लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक मतलब होता है, आपको अब्राहम लिंकन का स्टेटमेंट आपको याद होगा, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे, पूर्व राष्ट्रपति हैं, थे भी, उनके बारे में आपने सुना होगा। वो कहते हैं लोकतंत्र के बारे में कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है। अर्थात जहां पे जनता का शासन चल रहा हो, अर्थात जहां पे जनता ही क्या हो, शासन की प्रकृति को, शासन के स्वरूप को निश्चित कर रहा हो, तो हम कह सकते हैं कि ऐसी शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होती है, या लोकतंत्रात्मक शासन, जिसे बोलते हैं डेमोक्रेसी कंट्री। अर्थात क्या डेमोक्रेसी मतलब क्या, जहां पे जनता का शासन, और जनता का शासन जहां पर होगा वहां पर लोकतंत्रात्मक व्यवस्था निहित होगी। तो हम कह सकते हैं कि जो लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है वह जनता का शासन है। अर्थात अब्राहम लिंकन के स्टेटमेंट को आप याद रख लीजिएगा कि लोकतंत्र जहां पर जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन किया जाए, उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, लोकतंत्र बोलते हैं। बाकी हम आगे इसके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी हमको केवल प्रस्तावना के स्वरूप को समझना है, उद्देश्य को समझना है और स्रोत को समझना है। अभी ये सब शब्द आपको टकराएंगे, बहुत अच्छे से टकराएंगे, जिनका आपको सामना करना है। लेकिन छोटे एग्जाम हो, वनडे एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत डिटेल में जाने की आवश्यकता है ना, आपको इतना जाना है पंथ निरपेक्ष का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो अगर आपसे कुछ पूछे तो आप बता सकते हैं, राज्य का अपना कोई विशेष धर्म नहीं होगा, अर्थात ऐसी राज्य व्यवस्था, मतलब राज्य के अंतर्गत सर्वधर्म समभाव को स्वीकार किया गया, मतलब सभी धर्मों को समान स्थान दिया गया है, कोई भी धर्म किसी से अलग नहीं है। फिर दोस्तों हम बात करते हैं गणराज्य की। गणराज्य का मतलब होता है ऐसी शासन व्यवस्था जो क्या हो दोस्तों, वंशानुगत ना हो, जो वंशानुगत ना हो। मैंने कल आपसे चर्चा किया था स्रोतों के माध्यम से कि यहाँ फ्रांस से लिया गया है, जिसमें कहा गया था कि जो गणराज्य है या गणतंत्र है, उसमें कहा गया जो वंशानुगत ना हो, अर्थात राजा का लड़का राजा या पिता का लड़का जो पुत्र है वह राजा नहीं बनेगा। ठीक है, वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव, मतलब कि नियुक्त होकर आएगा, या चुनाव के माध्यम से, फिर अन्य स्रोतों के माध्यम से वो बन कर आएगा। अर्थात अन्य को भी मौका दिया जाएगा, राजा का ही लड़का राजा नहीं बनेगा। मतलब ये नहीं कि वंश से चला रहा हो, मतलब परंपरा है कि जो राजा है उनका लड़का ही राजा बन जाए। तो ऐसी प्रक्रिया हमारे भारतीय संविधान में जगह नहीं दी गई इन प्रक्रियाओं को, जहाँ पे ऐसी शासन व्यवस्था हो। हम कह सकते हैं कि जो गणराज्य है वह वंशानुगत ना हो, और जो वंशानुगत ना हो, अर्थात जो वंश के आधार पे न चल रहा हो, या पिता पुत्र या राजा का लड़का राजा के आधार पर न चल रहा हो, तो ऐसी व्यवस्था को हम बोल सकते हैं यहाँ क्या है, गणराज्य या गणतांत्रिक व्यवस्था है। तो दोस्तों ये हमारे 5 स्वरूप हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी,
पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। कभी कभी दोस्तों क्या होता है, इसका क्रोनिकोलॉजी में क्रम पूछ लेता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो प्रस्तावना का स्वरूप है उसमें निहित शब्दों की व्याख्या करें, आप बात करें, आप बताएं वे कौन कौन से शब्द हैं। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य, ये 5 ऐसे शब्द हैं जिनके स्वरूप को हम समझ सकते हैं। स्रोत क्या है दोस्तों, भारत की जनता। अब दोस्तों कुछ उद्देश्यों की बात हम कर लेते हैं भारतीय जो कि प्रस्तावना में निहित है। उद्देश्य क्या है दोस्तों, जो पहला उद्देश्य वो है न्याय। हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। अर्थात समाज में सभी के साथ न्याय हो, न्यायपूर्ण व्यवहार हो, उसकी बात करते हैं। राजनीतिक न्याय मतलब क्या होता है कि राजनीतिक दृष्टिकोण से सभी को समान अवसर मिलने चाहिए। और आर्थिक क्या होता है, आर्थिक रूप से भी सबको समान अवसर मिलने चाहिए, अर्थात सबके साथ न्याय का भाव हो। जब सभी को समान प्रकार से न्याय मिलता है तो हम कहते हैं कि वह संविधान जिस राष्ट्र के लिए बनाया गया है या जिस राष्ट्र के संविधान के अंतर्गत हम अपना कार्य करते हैं वह संविधान सबसे मजबूत और अच्छा माना जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा न्याय है वह 3 प्रकार के हैं, जिसे प्रस्तावना में जगह दिया गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई है। तो दोस्तों ये थे हमारे क्या 3 प्रकार के न्याय। अब हम बात करते हैं कौन कौन दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था हमारे भारत के संविधान में किया गया है। दोस्तों हम बात करते हैं स्वतंत्रता की। स्वतंत्रता का मतलब दोस्तों होता है कि हम अपने काम को करने के लिए क्या हो, स्वतंत्र हो। हम अपने कार्य को करने के लिए क्या हो दोस्तों, स्वतंत्र हो। जब हम किसी भी कार्य को स्वतंत्रता पूर्वक करेंगे तो ही तभी जाकर हम अपने देश का विकास कर सकते हैं, अपने परिवार का विकास कर सकते हैं, अपने समाज का विकास करते हैं। अर्थात जो अपना विकास करने के लिए क्या हो, स्वतंत्र हो। तो जब हम अपने विकास के लिए स्वतंत्र रहेंगे, अपना विकास करने के लिए, तो हम तभी देश का विकास कर सकते हैं। तो किसी भी व्यक्ति के लिए कहा गया है कि स्वयं का विकास, जब हम स्वयं का विकास करते हैं तो स्वयं की विकास कब हो पाएगा, जब हमें स्वतंत्रता मिलेगी, हम स्वतंत्र होंगे, हमें फ्रीडम मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि स्वयं का विकास पहले हो। जब तक हम स्वयं का विकास नहीं करेंगे तब तक ये जान लीजिए कि ना तो समाज का विकास हो सकता है, ना तो परिवार का विकास हो सकता है, ना तो देश का विकास हो सकता है। क्योंकि देश का विकास हम युवाओं पर निहित होता है, तो हम युवा क्या करेंगे, पहले स्वयं का विकास करेंगे। जब हम स्वयं का विकास कर लेते हैं तो हम परिवार का विकास देखते हैं, समाज का विकास देखते हैं और संपूर्ण देश का विकास देखते हैं। तो हमारे विकास पर निर्भर है हमारे देश का, हमारे समाज का, हमारे परिवार का विकास। तो हम ये कह सकते हैं कि जो स्वतंत्रता है वो पहले हमको क्या, स्वयं में विकास करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, तभी जाके हम देश का विकास कर सकते हैं। तो इस प्रकार की स्वतंत्रता, ठीक है। आइए हम बात करते हैं स्वतंत्रता कौन कौन से हो सकते हैं दोस्तों। विचार, हम अपने विचारों को प्रकट कर सके, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता हमारे संविधान में की प्रस्तावना में निहित है। विचार, विश्वास, धर्म, उपासना एवं विश्वास, अभिव्यक्ति। तो ठीक, तो विचार हो गया, अभिव्यक्ति हो गई, विश्वास हो गया, धर्म हो गया, उपासना, इन 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात हमारी प्रस्तावना करता है। फिर दोस्तों हम बात करते हैं किसकी, समता की। सब लोगों को आर्थिक स्तर पे, सब लोगों को आर्थिक और सामाजिक स्तर पे क्या हो, समानता मिले, समान अवसर मिले, तो इसे हम कहते हैं क्या दोस्तों, समता। जब हमारे भारतीयों को या भारत की जनता को या भारत के लोगों को सामाजिक या आर्थिक रूप में समानता के अवसर प्रदान किए जाएं तो उसे हम बोलते हैं क्या है, यह समता है। फिर दोस्तों हम बात करते हैं व्यक्ति गरिमा, जीवन जीने का अधिकार। देखो हर व्यक्ति को अपना जीवन जीने का अधिकार है, इसकी हम चर्चा आपसे करेंगे एक मौलिक अधिकार में, अनुच्छेद 21, जो अनुच्छेद 21 है वो राइट टू, अर्थात हम कह सकते हैं राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार उसी का एक भाग है। तो हम कह सकते हैं कि जो व्यक्ति की गरिमा है वह इस बात की पुष्टि करता है कि हमें गरिमामयी या गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार होना चाहिए। तो ये वही बात कहता है राष्ट्र की या व्यक्ति गरिमा, मतलब व्यक्ति अपना जीवन कैसे जीना है गरिमामयी तरीके से,
सम्मानपूर्ण तरीके से, तो वह अपना जीवन जी सकता है, ऐसा संविधान उसको अनुमति देता है। तो ये प्रस्तावना में निहित है व्यक्ति गरिमा। फिर दोस्तों बात आती है राष्ट्र की एकता। जैसे कि आपको पता होगा कि संपूर्ण राज्यों से मिलकर एक देश बनता है, वैसे ही छोटे छोटे कस्बों, छोटे छोटे गांवों से मिलकर राज्य, राज्य से देश। ये जो संपूर्ण देश है ये हम सब से मिलकर बना है, राज्यों का भी समूह है, लोगों का भी समूह है। तो जब हम एक रहेंगे, जब हम एक रहेंगे, जब हम राष्ट्र में एक रहेंगे दोस्तों, तो हमारी अखंडता क्या रहेगी? तो हम कहेंगे हम एक अखंड राष्ट्र हैं। हम एक अखंड राष्ट्र की कल्पना करते हैं। कब करेंगे? जब हमारे अंदर राष्ट्र के प्रति क्या होगा? एकता की भावना होगी। जब हम एकता की भावना से, राष्ट्र की एकता के दृष्टिकोण से सोचेंगे, तो हमारा कोई खंड खंड नहीं कर सकता, हमें कोई तोड़ नहीं सकता। हम टूटते कब हैं? जब हमारे अंदर एकता की कमी होती है, ठीक ना? यूनाइटेड ऑफ नेशन। तो हमें पहले क्या होना है? एक होना, एकजुट होना है, चाहे वो भारत के लोग हों, चाहे वो भारत के राज्य हों। जब हम सब एक साथ मिलकर किसी भी कार्य को करेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि हमें कोई खंड खंड नहीं कर सकता है। इसीलिए भारतीय संविधान में जब संशोधन किया गया तो अखंडता शब्द को जगह दिया गया। अखंडता का मतलब होता है जिसे खंड खंड न किया जा सके, अर्थात ऐसा राष्ट्र जिसका खंडन ना हो सके। अर्थात इसीलिए कहा जाता है कि हम एक अखंड राज्य की या हम एक अखंड राष्ट्र की संकल्पना को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ये किस पर निर्भर है दोस्तों? राष्ट्र की एकता पर, अर्थात हम सबकी एकता पर निर्भर है। फिर दोस्तों एक बात आती है बंधुता या बंधुत्व। अब आपको पता होगा बंधुता शब्द क्या है? भाईचारे की भावना होनी चाहिए आपस में। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जो भी धर्म के लोग या जो भी समुदाय के लोग हमारे राष्ट्र में हैं, हम सबके अंदर दोस्तों कैसी भावना होना चाहिए? कहते नहीं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम हैं भाई भाई। कई जगह आप ऐसा स्टेटमेंट सुनते होंगे लोगों के द्वारा, स्वयं भी ऐसा आप बोलते होंगे। तो ये केवल बोलने तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमारे पास क्या है दोस्तों? पंथ निरपेक्ष की बात करता है हमारा संविधान। जो पंथ निरपेक्ष की बात करता है, तो बंधुता की भावना में हमारे पास संकीर्ण मानसिकताएं क्यों आ जाती हैं? नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य होना चाहिए क्या? कि हमारे अंदर बंधुत्व का भावना हो, बंधुता का भावना हो। बंधुत्व मतलब जहाँ पे भाईचारे की भावना हो। और भाई जब होना कब होगी? जब हम एक दूसरे से लगाव रखेंगे, सकारात्मक दृष्टिकोण रखेंगे, अपने संविधान का पालन करते हुए अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे। संविधान को हमेशा ध्यान, हमारे घर में गीता का अपमान कर दोगे, करना नहीं चाहिए, हमारा धर्म शास्त्र है वो, नहीं करना चाहिए। एक बार कुरान का आप अपमान कर देंगे, एक बार आप बाइबल कर देंगे, तो भगवान हमें माफ़ कर देंगे, लेकिन हमारा संविधान हमें माफ़ नहीं करेगा। अर्थात अगर हम संविधान के विरोध में, अगेंस्ट में या कानून के अगेंस्ट में कोई कार्य करते हैं, तो हमारा कानून या हमारा संविधान हमें माफ़ नहीं कर सकता। तो दोस्तों आपके पास गीता, कुरान और बाइबल की विचारधारा आपके पास नहीं होगी तो एक बार चल जाएगा, लेकिन भारतीय संविधान के उल्लंघन करने पर आपको दंडित भी किया जा सकता है और कुछ सजाएं भी, अन्य भी प्रावधान उसके लिए किया गया है। ये तो दोस्तों इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि हमें संविधान का ना तो उल्लंघन करना है और लोगों को विचार भी देना है कि आप भी संविधान को उल्लंघन ना करें, कानून का नियम ना तोड़ें। चूँकि कानून है हमारे रक्षा भी करता है, हमारा बचाव भी करता है। आगे हम बहुत से टॉपिक ऐसे हैं जिस पे हम चर्चा करेंगे, संविधान कितना मजबूत आधार क्यों बनाया गया है। तो दोस्तों ये थे हमारे उद्देश्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता, व्यक्ति गरिमा, राष्ट्रीय एकता, अखंडता और बंधुता, ये वे उद्देश्य हैं। तो हमने क्या देखा? स्रोत, स्वरूप और उद्देश्य, ये वे तत्व हैं जिनके माध्यम से हमने उद्देशिका के मतलब ये उद्देशिका के क्या हैं? स्वरूप, स्रोत और उद्देश्य हैं, जिनके माध्यम से हम संपूर्ण संविधान को समझने का, पढ़ने का और उसकी नियमावली, कानून और अन्य स्रोतों को जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों अब आपके मन में आएगा कि कुछ शब्द हम सभी पढ़ चुके हैं, आप एनसीईआरटी पढ़े होंगे, बहुत ऐसी किताबों को आपने पढ़ा होगा जहाँ पे आपको ये सारी बातें सुनने को मिलती हैं, सुने भी होंगे, आप जानते भी होंगे। मेरा उद्देश्य रहा है कि बस थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लिया जाए आपके साथ मिलकर। बहुत ऐसे हैं जिनको बखूबी हमसे भी अच्छा उनको जानकारी हो सकता होगा, लेकिन हमारा उद्देश्य को यह है कि आपको हम शब्दों को आपके मस्तिष्क तक पहुंचा सके, जिनसे कि अगर आप कभी भी अगर आप अध्ययन करें या कहीं भी अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दिखे तो आप आसानी से बता सकते हैं कि संविधान उद्देशिका का स्वरूप क्या है, उद्देश्य क्या है और स्रोत क्या है, विन्याय कौन से हैं, स्वतंत्रता कौन सी है, समता क्या है, व्यक्ति गरिमा क्या है। प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता, दो शब्द का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता। तो समता दो प्रकार की है, प्रतिष्ठा और अवसर। तीन प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। पांच प्रकार की स्वतंत्रता है दोस्तों, कौन कौन? आप कह सकते हैं, मैंने आपसे जगह विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं प्रश्न। एक प्रकार का बंधुत्व है। एक क्वेश्चन आपके पीसीएस 2018 में भी क्वेश्चन बन चुका है, और 2018 में क्वेश्चन दोस्तों ना था संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 2018 में।
2018 में 2 क्वेश्चन, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, और दूसरा क्वेश्चन दोस्तों आप बना था कि बताइए प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, कितने प्रकार की समता है, कितने प्रकार का बंधुत्व है। तो आपको पता होना चाहिए 3, 5, 2, 1, ये आपका ऑप्शन था। तो अब दोस्तों हम चर्चा करते हैं किसकी, हम लोगों ने क्या देखा। अब दोस्तों जब कुछ बातें ऐसी थी जिसके अब प्रस्तावना तो बनकर तैयार हो गया, 22 जनवरी 1947 को इसे पारित किया गया, लेकिन इसे संविधान का अंग नहीं माना गया। अभी तक यह संविधान का अंग नहीं माना गया जब हमारा मूल संविधान बनकर तैयार हुआ। अब बात आती है क्यों नहीं माना गया, इसके पीछे की राजनीति में हम नहीं जाएंगे, हमको केवल तथ्यों पर जानना है, कुछ बातों को ध्यान रखते हुए। आइए हम कुछ वाद लेते हैं जिनके माध्यम से हम समझ पाएंगे कि वे कौन कौन से विवाद हैं या कौन कौन से ऐसे वाद हैं जिनके माध्यम से हम प्रस्तावना को संविधान का अंग माने या न मानने पर चर्चा किए। दोस्तों आपको पता होना चाहिए यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मदन गोपाल, 1957 में एक वाद होता है किसके बीच दोस्तों, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मदन गोपाल, जिसमें कहा जाता है, निर्णय लिया जाता है न्यायालय के द्वारा कि यह न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, अर्थात यह न्यायालय में क्या है, चेंजेबल नहीं है, इसे हम प्रवर्तन मतलब बदल नहीं सकते हैं। तो आप क्वेश्चन पूछता है कि किस वाद में कहा गया था कि यह जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वह न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। आपसे क्वेश्चन कितना ही पूछेगा, वह कौन सा वाद है जिसमें कहा गया था कि यह जो प्रस्तावना है वह न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। तो आप कहेंगे यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मदन गोपाल, मतलब यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 के बीच कहा गया, निर्णय लिया गया न्यायालय द्वारा कि यह न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। दोस्तों आपको याद होना चाहिए कि 1957 में एक वाद होता है यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल, जिसमें कहा जाता है न्यायालय के द्वारा कि यह न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, अर्थात यह न्यायालय में चेंजेबल या न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। फिर दोस्तों बात आती है किसकी, उसके बाद 3 साल बाद 1960 में बेरूबारी और संघ के बीच एक वाद होता है, बेरूबारी बनाम संघवाद। संघ और बेरूबारी के बीच एक वाद आता है 1960 में, जिसमें कहा जाता है कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वह संविधान का अंग नहीं है, वो संविधान का अंग नहीं है। तो कहा जाता है, क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि बताइए किस वाद में कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। तो आप कहेंगे बेरूबारी वर्सेस संघवाद 1960। 1960 में बेरूबारी बनाम संघवाद के बीच यह निर्णय लिया जाता है कि जो प्रस्तावना है वह संविधान का अंग नहीं है। फिर दोस्तों बाद में चलकर बहुत से लोग प्रयास करते हैं, अपने प्रयासों में सफलता भी अर्जित करते हैं। कब दोस्तों, केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य के बीच फिर मामला उठता है, फिर एक मुद्दा आता है कि बताइए कि कब संविधान का अंग इसको माना गया। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, पता भी बहुत से लोगों को होगा, केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य के बीच ये निर्णय लिया जाता है कि 1973 में कहा जाता है कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वह क्या है, संविधान का अंग है। तो पूछता क्वेश्चन आपसे जो पूछे दोस्तों हम उस पर केवल चर्चा करेंगे, क्योंकि समय का पाबंद रहता है, हम ज़्यादा देर तक आपको वीडियो नहीं सकते हैं, मिनिमम टाइम तक ही आपको हम सीमित करने का प्रयास करते हैं, कम समय में अधिक जानकारी आपको मिल सके। ठीक दोस्तों, तो इस वजह से थोड़ा सा हम पाबंद में हैं, लेकिन हम इतना जानते हैं कि इतना सफिशियंट है किसी भी विद्यार्थी को कोई भी एग्जाम देने के लिए, अगर थोड़ा सा वो प्रयास करता है तो केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्यवाद के बीच हमें कह सकते हैं किसे भारतीय संविधान का अंग माना गया, किसको, प्रस्तावना को। क्वेश्चन आपसे पूछेगा न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, किस वाद में कहा गया, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मदन गोपाल 1957। बेरूबारी वर्सेस संघवाद 1960 में क्या कहा गया प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। फिर अंग किस में माना गया, किस में स्वीकार किया गया, केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्यवाद 1973 में इसे क्या माना गया दोस्तों, संविधान का अंग माना गया। लेकिन इसमें कहा गया कि हम जब अब चूंकि संविधान का अंग है तो इसमें परिवर्तन भी होगा, इसमें संशोधन भी होगा, कुछ नई चीज जोड़ी जाएगी, कुछ लोग नई इसमें से कुछ निकालना चाहेंगे, लेकिन न्यायपालिका ने हमें रोक दिया। न्यायपालिका ने कहा इस निर्णय के दौरान
कि हम इसे संविधान का अंग मानते हैं, हम इसमें संशोधन भी कर सकते हैं, परिवर्तन भी कर सकते हैं, लेकिन इसके ढांचा में या इसकी संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। किस संरचना की बात कर रहा है? मूल संरचना की, मूल ढांचा की, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने उद्देश्य प्रस्ताव में प्रस्तुत किया था। हम उसके मूल ढांचे में या मूल संरचना में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हम जो भी जोड़ना चाहें, अब जोड़ेंगे भी क्या? जो हमारे संविधान के अनुरूप हो। हम ऐसे भी तत्वों के, ऐसे ही शब्दों को हम नहीं जोड़ेंगे जिससे कि हमारे प्रस्तावना के साथ हमारे संविधान का भी उल्लंघन हो रहा होगा। तो हम केवल उन्हीं तत्वों को जोड़ने का प्रयास करेंगे, उन्हीं शब्दों को जोड़ने का प्रयास करेंगे जिससे कि हमारे जो शुरुआत में जो हमने कहा कि मूल आदर्श से मिलकर प्रस्तावना बना है, जो संविधान में निहित है, वे आदर्श तत्व उसमें क्या हो? सन्निहित हो। तो हम उन्हीं आदर्श शब्दों को समाहित करेंगे अपने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में या संविधान में, जो क्या हो, जो कैसा हो, जो संविधान के अनुरूप हो। तो आइए दोस्तों, हमने क्या देखा? तो केशव भारती वर्ष से केरल में क्या कहा गया? खा ये संविधान का अंग है, अर्थात इसमें आप परिवर्तन और संशोधन कर सकते हैं, लेकिन इसके मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। फिर हम पढ़ेंगे मिनर्वा मिल्स एक वाद है, 1980 में आता है, फिर हम उसमें भी चर्चा करेंगे। ठीक, अभी हमको ये 3 आपको याद होना चाहिए, 1, 2, 3, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मदन गोपाल, बेरूबारी वर्सेस संघवाद और केशव भारती वर्सेस केरलवाद। इसमें कहा गया ये है, इसमें कहा गया नहीं है, इसमें कहा गया प्रवर्तनीय नहीं है। दोस्तों, जब संविधान को, प्रस्तावना को संविधान का अंग मान लिया गया, तो स्वाभाविक सी बात है इसमें कुछ नई तकनीक या नई शब्दों को जोड़ने का प्रयास किया गया होगा। वे नए तकनीक शब्द या तकनीकी शब्द कौन कौन से हो सकते हैं? आइए हम उन शब्दों को देखते हैं, उन शब्दों को देखते हैं। दोस्तों, अब तक जब से भारतीय संविधान की प्रस्तावना बनी है, 1947 हमको पता है, लेकिन 1947 भी हमको पता होना चाहिए, हम स्वतंत्रता के बाद की बात कर रहे हैं। 1947 के बाद और अब, ठीक, 1947 के बाद से लेकर अब तक केवल और केवल एक बार ही भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। अगर आपसे कोई पूछता है 2 या 3 बार, तो आपको केवल इतना पता होना चाहिए कि आप अब तक भारतीय संविधान की प्रस्तावना को लेकर केवल एक बार ही संशोधन किया गया है। वो संशोधन कब हुआ है दोस्तों? आइए उसकी चर्चा करते हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 वह तारीख है जिस दिन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जाता है। लेकिन दोस्तों, इस बात को याद रखिएगा, इसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया गया है, केवल शब्दों को जोड़ा गया है, कुछ निकाला नहीं गया है। हम जोड़े हैं शब्दों को, और उन्हीं शब्दों को जोड़ा गया है जो संविधान की गरिमा को या उनके मूल आदर्श को गरिमामयी बनाए रखे। तो दोस्तों, जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो पहली बार संशोधन किया गया, वो शब्द जो जोड़े गए थे, 3 शब्द, वो 3 शब्द थे आपके समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, जिनकी चर्चा हम किसमें कर चुके हैं दोस्तों? जिनकी चर्चा हम आपके स्वरूप और उद्देश्य के रूप में कर चुके हैं। तो वे 3 शब्द जो जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये शब्द आपके जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए, और केवल एक बार ही संशोधन किया गया आज तक। इस तरीके से हमने देखा कि 1976 में भारतीय संविधान में की प्रस्तावना में संशोधन होता है, जिसमें 3 शब्दों को जगह दिया जाता है। तो इस प्रकार अगर दोस्तों देखा जाए, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता 3 शब्द जोड़कर हमारे प्रस्तावना कोई मूल ढांचा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि इन 3 शब्दों को जोड़कर एक नए प्रस्तावना या एक नए उद्देश्य के रूप में हम उसको 1976 में प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों, जब ये प्रस्तावना हमारा बनकर तैयार हुआ, अर्थात जब हम इसको स्वीकार कर लिए, भारतीय संविधान का अंग मान लिए, और जब यह एक उद्देश्य के रूप में था भी या प्रस्तावना रूप में था, तो अब दोस्तों आपको पता होगा, कुछ भी होता है तो उसके पीछे आलोचक जरूर होते हैं। आलोचना करने वाले नहीं होंगे तो कोई कार्य अच्छा हो ही नहीं सकता है। जैसे अभी मैं ही वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरी आलोचना करने वाले बहुत से लोग होंगे, क्या बना रहे हो, कैसे बना रहे हो, इसकी क्या जरूरत है, कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं सुनेगा। लेकिन दोस्तों, मुझे इतना पता है कि मैं जो बना रहा हूँ, मैं जो आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ, हो सकता है मेरी छोटी सी ही प्रयास हो, जितने भी लोग उन प्रयासों में शामिल होंगे, हम वही अपनी सफलता मानेंगे, वही हमारी उपलब्धि होगी। तो दोस्तों, ठीक वैसे ही जब भारतीय संविधान की प्रस्तावना को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में से लाया गया, इसको संविधान का हिस्सा बनाया गया, तो बहुत लोग इसकी आलोचना भी करते थे
या किए थे। वो आलोचना करने वाले कौन कौन से लोग थे, आइए हम उन पर चर्चा करते हैं। प्रश्न बहुत पूछता है यहाँ से। तो कुछ आलोचक और आलोचना करने वाले भी थे जो प्रस्तावना को एक नया नाम देने का प्रयास कर रहे हैं। आइए उन नए नामों को जानने का प्रयास करते हैं। वे कौन से नए नाम हैं दोस्तों? एक थे N.A. पालकीवाला, सब्जी वाले नहीं है ये, इनका नाम था पालकीवाला, N.A. पालकीवाला। इन्होंने कहा था कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देश्य क्या है वह एक प्रकार का परिचय पत्र है। इन्होंने परिचय पत्र की उपाधि दे डाली, परिचय पत्र नाम दे डाला। इन्होंने कहा जिस प्रस्तावना की आप बात कर रहे हो, जिस उद्देश्य की आप बात कर रहे हो, यहाँ कोई संविधान का उद्देश्य क्या प्रश्न नहीं है, यहाँ एक प्रकार का परिचय पत्र है, आइडेंटिटी कार्ड है। ठीक है, तो इन्होंने इस प्रकार से कहा। फिर अल्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर, जिसे हम शॉर्टकट में A.K. अय्यर कहते हैं, A.K. अय्यर महोदय ने क्या किया दोस्तों? इन्हें कहा कि यहाँ दीर्घकालीन सपनों का विचार है, मतलब बहुत दिनों से चला रहा था। इन्होंने क्या किया, उन सारे शब्दों को एक जगह समाहित कर दिया और हमारे सामने प्रस्तावना या उद्देश्य के रूप में प्रस्तुत कर दिया। तो इनका ये मानना था, अल्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर, जिसे हम A.K. अय्यर बोलते हैं, इन्होंने कहा कि भैया यह दीर्घकालीन सपनों का विचार है, यहाँ कोई प्रस्तावना उद्देश्य का नहीं है। जिससे हम उद्देश्य क्या, प्रस्तावना भारतीय संविधान का हिस्सा, अन्य चीजों में हम इसको बता रहे हैं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है भैया, जान लीजिए यह दीर्घकालीन सपनों का विचार है। इन्होंने कुछ इस तरीके से प्रस्तावना को परिभाषित किया, उनके हिसाब से ऐसा लगा होगा। N.A. पालकीवाला ने परिचय पत्र कहा, उन्हें परिचय पत्र जैसा प्रस्तावना दिखा होगा। फिर K.M. मुंशी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उन्होंने कहा यह राजनीतिक जन्म पत्री है। इन्होंने कहा यह एक प्रकार का राजनीतिक जन्म पत्री है। इन्होंने प्रस्तावना को राजनीतिक जन्म पत्री के रूप में परिभाषित किया। किसको? भारतीय संविधान की प्रस्तावना को। उनके हिसाब से, उनके विचार से शायद प्रस्तावना उनको लगा होगा कि यह राजनीतिक जन्म पत्री है, जन्म कुंडली है, तो उन्होंने इसको इस तरीके से परिभाषित किया। दोस्तों आपको पता होना चाहिए, 2-3 बातें और इंपॉर्टेंट है जिसको हम जानना चाहेंगे। 2 बातें आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए, एक होता है भारतीय संविधान की कुंजी, एक होता है भारतीय संविधान की आत्मा। ये हमेशा कंफ्यूज करता है, आपको पता, जब कभी भी भारतीय संविधान की कुंजी कहे और ऑप्शन में 4 ऑप्शन में प्रस्तावना दिया गया हो तो आप मारेंगे प्रस्तावना। जब भी भारतीय संविधान की कुंजी की कहा, मतलब पूछ लेगा कि बताइए भारतीय संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है, की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप कह देंगे किसे? प्रस्तावना को। लेकिन जब आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 जो कि मौलिक अधिकार में रखा गया है, ठीक, जिसे बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें 5 प्रकार के रिट जारी किए जाते हैं। हम बात करेंगे उन रिटों के बारे में। तो जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसके लिए अनुच्छेद 32 का प्रावधान किया गया है और इसे अंबेडकर साहब ने क्या कहा, इसे अंबेडकर साहब ने कहा कि यह भारतीय संविधान की आत्मा है। तो क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा था, तो आप कहेंगे भारतीय संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 कहा जाता है, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा माना गया। और आपको दोस्तों बता दें कि संविधान के जनक भी कौन है, भारतीय संविधान की आत्मा कहने वाले वह महान शख्सियत कौन है? वो महान शख्सियत आपके हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने भारतीय संविधान को हमारे सामने प्रस्तुत किया। तो हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान की कुंजी प्रस्तावना कहते हैं और भारतीय संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 कहते हैं, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको कहा था, जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी हम कहते हैं। हम पढ़ेंगे जब मौलिक अधिकार। तो दोस्तों हमने ये सारी बातों को देखने का प्रयास किया कि प्रस्तावना क्या है, उसमें कौन कौन से आदर्श तत्व हैं, संशोधन कैसे हुआ, उसके स्वरूप क्या है, स्रोत क्या है, उद्देश्य क्या है, और कौन कौन से वाद में निर्णय लिया गया कि यह प्रवर्तनीय नहीं है या अंग नहीं है या अंग है, और कब स्वीकार किया गया, ठीक है, और कब अंगीकृत किया गया, कब लागू किया गया। तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक संपन्न होती है और 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। दोस्तों ये कुछ हमारे तथ्य थे जिन पर हमने चर्चाएं की, कुछ आलोचक थे, कुछ आलोचना भी की गई जिनके बारे में हमने जाना। दोस्तों ये इतनी सी बातें आपको प्रस्तावना की पता होनी चाहिए। अब इतनी सी बात अगर आपको नहीं पता है तो जान लीजिए कि आप बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। फिर उसके बाद संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या है, समाजवादी क्या है, पंथ निरपेक्ष क्या है, लोकतंत्रात्मक क्या है, गणराज्य क्या है,
न्याय क्या है, स्वतंत्रता क्या है, समता क्या है, वैध गरिमा क्या है, राष्ट्रीय एकता क्या है, अखंडता क्या है, बंधुता क्या है, हमने इन सब बारे में भी चर्चा की। आइए हम एक बेसिक कंसेप्ट को सीखने का प्रयास करते हैं। केवल आपको हमको देना है 2 मिनट, उस पर हम कुछ चीज़ों को जानेंगे जो हमारे पास बेसिक जानकारी होनी चाहिए। बेसिक कंसेप्ट है जो हमारे पास होना चाहिए, किसी न किसी रूप में होना चाहिए। आइए हम उन्हीं कंसेप्ट को जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, कुछ राष्ट्रीय चिन्ह हैं जिनको हमने स्वीकार किया है अपने भारत के संविधान में। अगर राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में देखा जाए तो राष्ट्रीय प्रतीक क्या है दोस्तों? अशोक स्तंभ है, सारनाथ का अशोक स्तंभ। इसे दोस्तों 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया भारत के संविधान में। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा जो राष्ट्रीय प्रतीक है अशोक स्तंभ, ये कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950। फिर दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज, जो नेशनल फ्लैग जिसकी हम बात करते हैं, तिरंगे की, तो राष्ट्रीय ध्वज क्या है दोस्तों? तिरंगा है। 3:2 में इसको विभाजित किया गया। 24 तिली है इसके अंदर, जो 24 प्रकार की बातों को बताता है। 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया, अर्थात भारत के तिरंगा के रूप में से कब स्वीकार किया गया दोस्तों? 22 जुलाई 1947। तिरंगा दिवस मनाते हैं कब दोस्तों? 22 जुलाई को। हमारा जो प्रसिद्ध झंडा गीत है, जो तिरंगा गीत है, वो है दोस्तों झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इसे श्याम लाल प्रसाद गुप्त ने स्वीकार किया, अपने गीत के रूप में इसको प्रस्तुत किया था। तो झंडा ऊंचा रहे हमारा, श्याम लाल प्रसाद गुप्त, इन्होंने इसको प्रस्तुतिकरण की थी। ये हमारा क्या है दोस्तों? प्रसिद्ध झंडा गीत है। फिर दोस्तों राष्ट्रगान, जन गण मन, जो जनगण मन है दोस्तों, इसे सबसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जिसे 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के रूप में स्वीकार किया गया और इसे गाया गया। तो सबसे पहली बार जनगण मन को गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को, और बाद में चल के 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के रूप में स्वीकार किया गया और इसे अपने संविधान में जगह दिया गया। राष्ट्रगान को किसने दिया था? हम कह सकते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर की देन है। तत्वबोधिनी में इन्होंने एक शब्द बोलते हैं, तत्वबोधिनी में भारत भाग्य विधाता, तत्वबोधिनी की है। तो तत्वबोधिनी ने क्या किया दोस्तों कि भारत भाग्य विधाता का शीर्षक प्रस्तुत किया और उसके अंतर्गत इन्होंने जनगण मन का गान किया। ठीक, इसका जो 52 सेकेंड के अंदर इसको गाने की प्रवृत्ति है, मतलब 52 सेकेंड अंदर गाने की है, और प्रथम और अंतिम पंक्ति गाने के जो समय सीमा है वो 20 सेकेंड है। अर्थात संपूर्ण राष्ट्रगान गाने की जो समय सीमा है वो 52 सेकेंड है, जबकि प्रथम और अंतिम पंक्ति गाने का जो समय है वो है 20 सेकेंड। तो दोस्तों ये कुछ बातें थी। फिर हम बात करते हैं दोस्तों राष्ट्रीय गीत की। राष्ट्रीय गीत हमारा वंदे मातरम है। दोस्तों इसको गाने के लिए हम बाध्य हैं, लेकिन राष्ट्रगीत को गाने के लिए हम बाध्य नहीं, अर्थात किसी को बाध्य नहीं किया गया है कि आप राष्ट्रगीत गाइए, लेकिन इसको हम गाने के लिए बाध्य हैं। तो वंदे मातरम सबसे पहली बार दोस्तों कलकत्ता अधिवेशन में ही गाया गया था 1896 में, लेकिन इसे भारतीय संविधान में जगह मिला 26 जनवरी 1950 को। तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान और 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत। तो राष्ट्रीय गीत के रूप में हमने वंदे मातरम को स्वीकार किया। बंकिम चंद्र चटर्जी, इसका जो टाइम है दोस्तों गाने का वो है 1 मिनट 5 सेकेंड, अर्थात 1 मिनट 5 सेकेंड के अंदर हम क्या करते हैं दोस्तों? अपने राष्ट्रगीत को गाते हैं। ठीक दोस्तों, इसे स्वीकार कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। पहली बार गाया गया था 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में। फिर दोस्तों हमने एक कैलेंडर स्वीकार किया जिसका नाम था राष्ट्रीय कैलेंडर। राष्ट्रीय कैलेंडर दोस्तों हमारा क्या, ग्रिगोरियन कैलेंडर के साथ हमने, एक ग्रिगोरियन कैलेंडर था उसके साथ ही हमने शक संवत की शुरुआत की। 22 मार्च 1957 को, 22 मार्च 1957 को हमने राष्ट्रीय कैलेंडर ग्रुप में शक संवत को स्वीकार किया। ठीक, और 22 मार्च से ही हमारा चैत्र माह मतलब शुरू हो जाता है और 21 मार्च हमारा लीप वर्ष में हो जाता है। ठीक, लीप वर्ष को 31 मार्च और अन्य सामान्य वर्षों में हम कहते हैं क्या है, 22 मार्च। तो 22 मार्च 1957 क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय कैलेंडर की शुरुआत मानी जाती है। फिर दोस्तों कुछ राष्ट्रीय पुष्प है। राष्ट्रीय पुष्प रूप में कमल, राष्ट्रीय पक्षी आपको पता होगा मयूर, राष्ट्रीय पशु पता होगा आपको बाघ, और राष्ट्रीय फल क्या है दोस्तों? आम। पुष्प कमल, पक्षी मयूर, पशु बाघ और फल आम। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी दोस्तों, हमारा जो राष्ट्रीय विरासत पशु में जो स्वीकार किया गया हमारे भारतीय संविधान में जगह दी गई है वो है हाथी। राष्ट्रीय वृक्ष दोस्तों बरगद, राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन, और राष्ट्रीय नदी क्या है दोस्तों? गंगा। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि इन सारे तथ्यों को हमने क्या किया, एक जगह समेकित करने का प्रयास किया, एक जगह समझने का प्रयास किया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी।
एक बार इसको आप रिकॉल करिएगा, इससे संबंधित प्रश्न को देखिएगा। एक मैं पुस्तक का नाम बता रहा हूँ आपको, जो अभी शुरुआत कर रहे हैं, जिनको अभी मतलब जिनकी प्रारंभिक अवस्था है, अभी वो परीक्षा में अपना कदम रखने ही जा रहे हैं, तो एक लुसेंट की पुस्तक आती है और NCERT अपने पास रखिए। लुसेंट की पुस्तक, एक लुसेंट की ऑब्जेक्टिव टाइप पुस्तक आती है, जिसमें क्रमशः काफी क्वेश्चन दिए रहते हैं, टॉपिक वाइज में होगा। जैसे मैंने पढ़ा भारत संविधान का स्रोत, तो आप स्रोत के संबंधित क्वेश्चन उसमें देख सकते हैं। अब जब आप यहाँ से वीडियो को देखेंगे, समझेंगे और फिर आप उस क्वेश्चन पे जाएंगे, आप देखेंगे कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे बन रहे होंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप ऐसा करेंगे। तो जो विद्यार्थी ऐसा करने का प्रयास करता है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उसके प्रश्न परीक्षा में नहीं छूटेंगे। तो दोस्तों आज हम जिस भी टॉपिक की चर्चा किए, उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो आप इस टॉपिक को समझिएगा अच्छे से, अपने दोस्तों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।